नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेंद्र चौधरी ग्लोरियस क्लासेस सीकर के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम काफी महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थान की जलवायु के बारे में चर्चा कर रहे थे और पिछले वीडियो में हमने राजस्थान में जो जलवायु है उसको प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में डिस्कस किया कि कौन कौन से कारक राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं। उसके बाद में आज का जो वीडियो है हमारा वो रहेगा जो राजस्थान की विभिन्न प्रकार की जो अपने ऋतुएं हैं, यानी राजस्थान को जलवायु की दृष्टि से कौन कौन सी ऋतुओं में बांटा गया है या कितने ऋतुओं में हम बांट सकते हैं, उन्हीं की हम चर्चा करेंगे। प्रत्येक ऋतु की हम विशेषता के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे राजस्थान को मोटे तौर पर 3 ऋतुओं में बांटा गया है तो उन्हीं की हम चर्चा करेंगे। ग्रीष्म ऋतु है, वर्षा ऋतु है और आपकी शीत ऋतु। तो काफी इंटरेस्टिंग अपने वीडियो रहने वाला है, आप बने रहिएगा और ध्यान से इसको समझिएगा। तो देखो, राजस्थान की हम ऋतुओं की बात करते हैं, या राजस्थान का जलवायु की दृष्टि से हम कितनी ऋतुओं में वर्गीकरण करते हैं, ये हमारा बिंदु है। तो ऋतुओं के वर्गीकरण की हम चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात, राजस्थान को मोटे तौर पर हम बात करते हैं तो कौन कौन सी ऋतुओं में बांटा गया है। तो मोटे तौर पर राजस्थान में 3 स्पष्टतया ऋतुएं पाई जाती हैं। अब ये जो 3 ऋतुएं हैं ये कौन कौन सी हैं? तो 3 मोटी ऋतुएं राजस्थान में पाई जाती हैं और इनमें सबसे पहली जो ऋतु है उसकी हम बात करें तो वो आपकी आती है ग्रीष्म ऋतु, यानी गर्मियों की ऋतु। 2 नंबर पर हम बात करते हैं तो वो आपकी ऋतु आती है वर्षा ऋतु, बरसात का समय, ये गर्मियों का समय। और 3 नंबर पे जो हमारी ऋतु आती है वो आती है शीत ऋतु, तो सर्दियों का समय। तो मोटे तौर पर जलवायु के हिसाब से राजस्थान को कितनी स्पष्टतया ऋतुओं में बांटा गया है, तो इन्हीं की हम चर्चा कर रहे हैं। तो स्पष्टतया कितनी ऋतुओं में बांटा गया है? 3 ऋतुओं में बांटा गया है। अब ये 3 ऋतु ग्रीष्म, वर्षा और शीत ऋतु। हम प्रत्येक ऋतु की विशेषता के बारे में देखते चलेंगे कि राजस्थान की जलवायु के हिसाब से कौन सी ऋतु का क्या महत्व है, किस किस टाइप के हमारे एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। तो ये सारा डिस्कस हम करते चलते हैं। तो सबसे पहली हम बात करते हैं ग्रीष्म ऋतु की। तो ग्रीष्म ऋतु की हम बात करते हैं तो देखो, सबसे पहला पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है, राजस्थान के संदर्भ में हम देखें तो ग्रीष्म ऋतु का जो समय है उसकी हम बात करें तो वो कब से कब तक रहता है। तो राजस्थान में मार्च से जून तक के बीच का जो समय है वो कौन सी ऋतु का रहता है? ग्रीष्म ऋतु। तो मार्च से जून के बीच का टाइम ग्रीष्म ऋतु का रहता है। अब हम ये चर्चा करते हैं कि राजस्थान में मार्च से जून के बीच का समय ग्रीष्म ऋतु का क्यों रहता है। तो देखो, इसी के बारे में हम चर्चा करें तो हम ये देखते हैं कि पृथ्वी के संदर्भ में ये ग्लोब है, भूमध्य रेखा के उत्तर में, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा के उत्तर में राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति है 23 डिग्री 03 मिनट नॉर्थ से 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ के बीच। ये राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति है। और कर्क रेखा की हम बात करते हैं तो राजस्थान के दक्षिणी भाग से कर्क रेखा मतलब 23.5 डिग्री नॉर्थ रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग में डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा से गुजरती है। अब हम ये देखते हैं, अगर पृथ्वी पर साल भर की स्थिति की बात करें ये जो मैं डॉट डॉट में बना रहा हूं ये है 23.5 डिग्री साउथ और इसको हम बोलते हैं मकर रेखा।
ये भूमध्य रेखा है। डॉट डॉट में ये मैंने दर्शाई है, ये कौन सी रेखा है? कर्क रेखा है। अब हम ये देखते हैं कि सूर्य की अगर हम साल भर की स्थिति को देखते हैं तो 21 जून को सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। किस पर पड़ती हैं? कर्क रेखा पर। कहां पर पड़ती हैं? कर्क रेखा पर। तो 21 जून को सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती हैं कर्क रेखा पर। उसके बाद सूर्य की स्थिति दक्षिणायन हो जाती है और 21 मार्च तथा 23 सितंबर को सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी कहां पड़ती हैं? भूमध्य रेखा पर। कहां पड़ती हैं? भूमध्य रेखा पर। और 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी कहां पड़ती हैं? मकर रेखा पर। तो ये हमने सूर्य की साल भर की स्थिति के बारे में देखा। सूर्य की साल भर की स्थिति की हम बात करते हैं तो कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर और भूमध्य रेखा पर। यानी 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी, 21 जून को कर्क रेखा पर सीधी और साल में 2 बार 21 मार्च और 23 सितंबर को कहां सीधी पड़ती है? भूमध्य रेखा पर। तो जब सूर्य की किरणें किसी स्थान विशेष पर सीधी पड़ती हैं तो वहां प्रति एकांक क्षेत्रफल में सूर्य की धूप सबसे ज्यादा प्राप्त होती है, सूर्य का तापमान सबसे ज्यादा प्राप्त होता है। तो वहां की जो हवा है वो गर्म हो जाती है और वहां तापमान बढ़ने लगता है, जिसे हम गर्मियों का मौसम कहते हैं। तो राजस्थान में गर्मियों का मौसम कब आता है? 21 कब आता है? तो देखो उसी की हम चर्चा करें। तो 22 दिसंबर के बाद सूर्य उत्तरायण होना चालू हो जाता है और 22 दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी और मार्च, 21 मार्च को सूर्य की जो किरणें हैं वो सीधी कहां पड़ती हैं? भूमध्य रेखा पर। और भूमध्य रेखा पर अपन देखें तो तापमान की प्राप्ति ज्यादा होती है। 21 मार्च के बाद अप्रैल, मई और जून, 21 जून को सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी कहां पड़ रही हैं? कर्क रेखा पर। उसके बाद जून के बाद जुलाई, वापिस दक्षिणायन चालू, अगस्त, सितंबर, 23 सितंबर को कहा? फिर भूमध्य रेखा पर। और उसके बाद में हम बात करते हैं तो सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, 22 दिसंबर को फिर मकर रेखा पर दक्षिणी गोलार्ध में। तो सूर्य की किरणें इसी बेल्ट में यानी कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच साल भर सीधी पड़ती रहती हैं। राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति 23 डिग्री 03 मिनट नॉर्थ से और कहां तक है? 30-12 नॉर्थ तक है। कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजरती है। तो कर्क रेखा पर साल में एक बार सूर्य किरणें सीधी पड़ती हैं। कब पड़ती हैं? 21 जून को। तो जहां मैंने बताया सूर्य किरणें सीधी पड़ेंगी वहां तापमान की प्राप्ति ज्यादा होगी और मौसम कौन सा होगा? गर्मियों का होगा। तो राजस्थान में देखो भूमध्य रेखा से जो सूर्य उत्तरायण गमन करता है यानी 21 मार्च के बाद उत्तरी गोलार्ध में रहता है तो राजस्थान में गर्मियों का मौसम आना शुरू हो जाता है। और 21 मार्च के बाद अप्रैल, मई और जून बिल्कुल कर्क रेखा पे चमक रहा है। राजस्थान पे सबसे ज्यादा सूर्य किरणों का सीधापन जून के महीने में रहता है। किस तारीख को? 21 जून को। इसी वजह से राजस्थान में सबसे गर्म जो महीना है वो कौन सा माना गया? जून का महीना, क्योंकि इन महीनों में भूमध्य रेखा के उत्तर में होने की वजह से राजस्थान में गर्मियों का मौसम आना शुरू हो जाता है और दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरणें तिरछी होना चालू हो गई तो यहाँ सर्दियों का सीजन शुरू हो गया। तो हम बात ये कर रहे थे कि राजस्थान में जो ग्रीष्म ऋतु का समय है, राजस्थान में जो ग्रीष्म ऋतु का समय है वो मैंने आपको बताया कब से लेकर कब तक है? मार्च से लेकर और जून तक का समय माना गया। हालांकि जून के बाद जुलाई, अगस्त में भी आपको पता है कि गर्मियों का सीजन रहता है, लेकिन फिर वर्षा ऋतु स्टार्ट हो जाती है। इस वजह से इन महीनों से कम गर्मी रहती है। तो मुख्यतः ग्रीष्म ऋतु का समय मार्च से लेकर कब तक का है? जून तक का है, क्योंकि 21 मार्च के बाद सूर्य उत्तरायण हो गया और 21
जून को बिल्कुल कर्क रेखा पे चमक रहा है, मतलब राजस्थान वाले भूभाग पे सर्वाधिक सीधी पड़ रही है। तो ये टाइम अपने ग्रीष्म ऋतु का माना गया है। तो आप समझ गए होंगे कि राजस्थान में मार्च से जून का बीच का समय ही ग्रीष्म ऋतु का क्यों माना गया है, क्योंकि इन्हीं महीनों में सूर्य की किरणें राजस्थान पर बिल्कुल सीधी पड़ती हैं। और दिसंबर वाले महीने में दक्षिणी गोलार्ध में है, तो राजस्थान पर सूर्य किरणों का तिरछापन सबसे ज्यादा रहता है। तो ये महीने सूर्य की किरणों के लंबवत पड़ने से या सूर्य के सीधा लंबवत चमकने से राजस्थान में गर्मियों का सीजन माना गया। तो आप समझ गए होंगे कि ग्रीष्म ऋतु का समय मार्च से जून के बीच। अब देखो, हम बात कर रहे थे कि मार्च से जून के बीच का समय राजस्थान में कौन सा समय माना गया है, ग्रीष्म ऋतु का समय माना गया है, क्योंकि इन महीनों में सूर्य की किरणें राजस्थान पर क्या लंबवत पड़ती हैं, यानी सूर्य लंबवत चमकता है। और मैंने बताया कि जहां सूर्य की किरणें लंबवत पड़ेंगी वहां आपको बताई है कौन सी ऋतु रहेगी या कौन सा मौसम रहेगा, ग्रीष्म काल रहेगा, ग्रीष्म ऋतु रहेगी। और लंबवत पड़ने से तापमान में क्या होगी, वृद्धि होगी, तापमान बढ़ेगा। इसी वजह से राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में तापमान 45 से 51 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है जून के महीने में। और सबसे ज्यादा तापमान राजस्थान में किस भाग में रहता है, इस पश्चिमी भाग में रहता है। और इधर की ओर तापमान 45 डिग्री से 50 या 51 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, क्योंकि सूर्य की धूप सबसे ज्यादा प्राप्त होती है। और ये वाला जो भाग है ये रेगिस्तानी एरिया है, जहां रेतीला भाग है। रेतीले भाग में रेत का विस्तार अधिक है, जो गर्मी पाकर जल्दी गर्म हो जाती है और तेज गर्म हवाएं चलने लगती हैं। और ये जो तेज गर्म हवाएं चलने लगती हैं, इन हवाओं को किस नाम से जानते हैं हम, लू के नाम से जानते हैं। तो तेज गर्म हवाएं चलती हैं और ये गर्म हवाएं किस नाम से जानी जाती हैं, लू के नाम से। तो राजस्थान में चलने वाली जो तेज गर्म हवाएं कब चलती है, ग्रीष्म काल में। इनका स्थानीय नाम क्या है, लू। तो लू एक ऐसी हवा हो गई, गर्म हवा, याद रखेंगे, कई बार पूछते हैं। तो तेज गर्म हवाएं चलती हैं, सूर्य लंबवत चमकता है, गर्मी बढ़ी, तेज गर्म हवाएं चली। ये हवाएं राजस्थान में कौन सी दिशा से आती हैं, पश्चिम से चलती हैं। तो पश्चिम से आने वाली जो गर्म हवाएं हैं उनका नाम क्या हो गया, लू हो गया। और छोटे छोटे चक्रवातों की उत्पत्ति हो जाती है, यानी राजस्थान में तापमान में क्या होती है, वृद्धि। तापमान में किसी क्षेत्र विशेष में वृद्धि होगी तो वायुदाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तापमान में वृद्धि होगी तो वायुदाब में क्या आएगी, कमी आएगी। और वायुदाब कम होने से, यानी वहां पर कैसा क्षेत्र बन गया, न्यून वायुदाब का। तो अधिक वायुदाब वाले क्षेत्रों से हवाएं आएंगी और वो आपस में टकराकर एक चक्कर के रूप में घूमने लग जाती हैं। और इसी वजह से किसकी उत्पत्ति होती है, छोटे छोटे चक्रवातों की उत्पत्ति होती है, जिन्हें राजस्थान में स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं, बबूलिया। तो इनका स्थानीय नाम क्या हो गया, बबूलिया। इस टाइप के राजस्थान में क्या आते हैं, बबूलिया आते हैं। तो आपने सुना होगा ये बबूलिया राजस्थान में बड़ी मात्रा में आते हैं। कब आते हैं, ग्रीष्म काल के टाइम में आते हैं। तो प्रश्न आ जाए कि बबूलिया क्या है, तो राजस्थान में ग्रीष्म काल में उठने वाले छोटे छोटे चक्रवात जो हैं, उन्हीं चक्रवातों का स्थानीय जो नाम है वो क्या है, बताओ, बबूलिया है। तो ये ध्यान में रखना है। अगली विशेषता हम ग्रीष्म ऋतु की बात करते हैं। तो नेक्स्ट विशेषता की हम बात करें तो देखो, ग्रीष्म काल में सबसे गर्म जिला जो है वो राजस्थान का किसको माना जाता है, चूरू को। ये जो आपका दिखाई दे रहा है ये कौन सा जिला है, चूरू। तो सबसे गर्म जिला कौन सा हो गया, चूरू। और चूरू की इतना गर्म रहने के पीछे जो कारण है उसकी हम बात करते हैं। तो यहाँ बड़ी मात्रा में चूना पत्थर की जो चट्टाने हैं, चूना पत्थर की जो चट्टाने हैं वो
धरातल में मौजूद हैं, जो धूप पाकर के जल्दी गर्म हो जाती हैं। इसी वजह से राजस्थान का सबसे गर्म जिला किसको माना गया है? चूरू को माना गया है। इस काल में, ग्रीष्म ऋतु के समय में। और सबसे गर्म स्थान की हम बात करते हैं तो यह आपका जोधपुर जिला है। कौन सा जिला है? जोधपुर जिला। तो जोधपुर जिले में जो स्थान है उसकी हम बात करते हैं तो वो कौन सा स्थान है? फलोदी। तो फलोदी जोधपुर का राजस्थान का सबसे गर्म और शुष्क स्थान है, तो ये भी आप याद रखेंगे। तो राजस्थान का सबसे गर्म और शुष्क स्थान कौन सा हो गया? फलोदी हो गया, जो कहां पर है? जोधपुर में। यह आपका कौन सा जिला है? जोधपुर जिला है। तो जोधपुर जिले में सबसे ज्यादा दैनिक तापांतर ग्रीष्म काल में राजस्थान के किस जिले में रहता है? जैसलमेर में। तो ये राजस्थान का कौन सा जिला है? जैसलमेर। यहां सबसे ज्यादा दैनिक तापांतर रहता है। अब देखो, तापांतर की हम बात करते हैं तो तापांतर का अर्थ क्या होता है? तापांतर का मतलब ताप का अंतर। अधिकतम व न्यूनतम ताप का अंतर। ताप का अंतर। अब हम दो प्रकार से देख सकते हैं इसे, एक तो दैनिक तापांतर और दूसरा कौन सा? वार्षिक तापांतर। दैनिक का मतलब, पहला दैनिक, दैनिक मतलब एक दिन का, और दूसरा कौन सा? वार्षिक तापांतर, यानी एक वर्ष का। तो दैनिक एक दिन का, एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। तो 24 घंटे के दौरान किसी दिन अधिकतम तापमान कितना रहा और न्यूनतम तापमान कितना रहा, उनका जो अंतर है उसे हम किस नाम से जानते हैं? दैनिक तापांतर। ऐसे निकालते हैं। तो ये राजस्थान में सबसे ज्यादा किस जिले में रहता है? जैसलमेर में। यानी दिन जितना गर्म होता है, रातें उतनी ठंडी होती हैं। तो अधिकतम और दैनिक तापमान का जो अंतर है वो सबसे ज्यादा कहां रहता है? जैसलमेर में। जैसे में अपन देखें, एक दिन में अधिकतम तापमान मान लो ग्रीष्म काल में किसी दिन जैसलमेर में चला गया 50 डिग्री सेंटीग्रेड, 50 डिग्री सेंटीग्रेड, और न्यूनतम तापमान जो है वो आपके आ गया 15 डिग्री सेंटीग्रेड। मैं जून के महीने की बात कर रहा हूं। तो अधिकतम तापमान 50, न्यूनतम तापमान किसी दिन 15, दोनों का अंतर कितना आया? 35 डिग्री। और किसी जिले में अधिकतम तापमान मान लो गर्मियों में 42 गया और न्यूनतम 20 ही गया, तो 42 और 20 का अंतर कितना हुआ? तो 22 डिग्री। तो ये दैनिक तापांतर ऐसे निकालते हैं। तो जैसलमेर में ये तापमांतर सबसे ज्यादा रहता है, क्योंकि यहाँ दिन में सबसे ज्यादा चढ़ता है और रात को सबसे ज्यादा गिरता है। तो दैनिक तापांतर सबसे ज्यादा कहाँ रहता है? जैसलमेर। वार्षिक तापांतर की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा कहाँ रहता है? चूरू में। वार्षिक तापांतर ये एक वर्ष का तय किया जाता है। अब एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो 12 महीने का औसत अधिकतम तापमान और 12 महीने का औसत न्यूनतम तापमान का अंतर जो देखा जाता है वो क्या कहलाता है? वार्षिक तापांतर। दैनिक में एक दिन का और वार्षिक में एक वर्ष का। वार्षिक तापांतर सबसे ज्यादा कहां रहता है? चूरू में रहता है, क्योंकि साल भर का सबसे गर्म जिला भी कौन सा है? चूरू ही है। तो सबसे ज्यादा वार्षिक तापांतर कहां रहता है? चूरू में। क्योंकि साल भर की बात करते हैं तो सबसे गर्म जिला भी चूरू और सबसे ठंडा जिला भी, अपन जिले की बात कर रहे हैं, स्थान की बात नहीं कर रहे। तो सबसे गर्म जिला भी चूरू रहता है, तो सबसे ठंडा जिला भी चूरू ही रहता है। तो सर्वाधिक वार्षिक यानी एक वर्ष का तापांतर भी सबसे ज्यादा कहां पर आएगा? चूरू में। तो सर्वाधिक वार्षिक तापांतर चूरू में। अब हम न्यूनतम की बात करते हैं। तो दैनिक और वार्षिक दोनों ही हम साथ ही देख रहे हैं। तो दैनिक और वार्षिक दोनों ही तापांतर का न्यूनतम जो अंतर है वो राजस्थान के किस जिले में रहता है? डूंगरपुर में। तो याद रखना, दैनिक और वार्षिक दोनों ही न्यूनतम तापांतर किस जिले का? डूंगरपुर का। तो अच्छे से याद रखेंगे। अगर दैनिक तापांतर की बात करें तो सबसे ज्यादा जैसलमेर में, वार्षिक की बात करें तो सबसे ज्यादा चूरू में, जबकि न्यूनतम
दैनिक और वार्षिक दोनों ही न्यूनतम कहां पर, डूंगरपुर जिले में रहते हैं। यानी न्यूनतम अंतर मतलब कम अंतर, क्योंकि जितना इतना ज्यादा चढ़ता भी नहीं है और इतना ज्यादा गिरता भी नहीं है, तो दैनिक और वार्षिक का दोनों ही का अंतर सबसे कम कहां रहता है, डूंगरपुर में रहता है। तो ये हम ग्रीष्म ऋतु की विशेषताओं की बात कर रहे थे। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान में जून के महीने में सबसे ज्यादा सूर्य की किरणों का जो सीधापन है वो किस जिले पर आपके रहता है? तो सबसे ज्यादा सूर्य किरणों का जो सीधापन है वो किस जिले पर रहता है? बांसवाड़ा जिले पर रहता है। तो बांसवाड़ा जिले पर सर्वाधिक सीधापन, क्यों? क्योंकि बांसवाड़ा जिला कर्क रेखा के सबसे नजदीक है। हम देख रहे थे कि भूमध्य रेखा के उत्तर में ये राजस्थान की स्थिति है, और राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है वो कितने से चालू है? 2303 नॉर्थ से। कितने पर खत्म है? 3012 नॉर्थ पर। कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग से होकर गुजरती है। तो भूमध्य रेखा के जो भाग जितना नजदीक होगा वहां पर सूर्य किरणों का सीधापन उतना ही ज्यादा होगा। तो राजस्थान का सबसे नजदीक भाग कर्क रेखा के ये बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले का ही है, यानी भूमध्य रेखा सबसे निकट यही है। तो यहाँ उतना ही ज्यादा क्या रहता है? सीधापन। और सबसे दूर कौन सा है? गंगानगर का। तो यहाँ सबसे ज्यादा क्या रहता है? तिरछापन रहता है। तो सबसे ज्यादा सीधापन कहाँ रहता है? बांसवाड़ा में। तो सबसे ज्यादा तिरछापन कहाँ रहता है? गंगानगर में। तो ये आपको ध्यान में रखना है, सबसे ज्यादा तिरछापन गंगानगर। क्यों? क्योंकि गंगानगर जिला सबसे ज्यादा दूर है, तो इसी वजह से यहाँ तिरछापन भी क्या रहता है? ज्यादा। और सीधापन कहाँ रहता है? बांसवाड़ा। सबसे ज्यादा आंधियां राजस्थान में अगर आती हैं तो वो कहां पर? ये भी पटवार के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। राजस्थान में सबसे ज्यादा आंधियों वाला जिला जो है वो कौन सा जिला है? गंगानगर जिला। तो ये आपका कौन सा हो गया? गंगानगर। तो सर्वाधिक आंधियों वाला जिला कौन सा? गंगानगर। यहाँ आंधियों के औसत दिन 27 रहते हैं। तो ध्यान में रखें, कई बार पूछते हैं क्या उत्तरी पश्चिमी भाग से ही आंधियां ज्यादा आती हैं। तो सबसे ज्यादा प्रभावित राजस्थान का आंधियों से जो जिला रहता है वो कौन सा जिला रहता है? गंगानगर जिला। तो याद रखेंगे ये गंगानगर सबसे उत्तरी जिला है। सबसे कम आंधियों से प्रभावित रहता है तो उसकी हम बात करते हैं, तो वो कौन सा जिला रहता है? झालावाड़ जिला। यहाँ आंधियों के औसत दिन 3 ही रहते हैं, उसके बाद अजमेर में भी आंधियां कमी आती हैं। तो झालावाड़ के बाद अजमेर आता है। तो राजस्थान में सबसे कम आंधियों से प्रभावित जिला कौन सा हो गया? झालावाड़ जिला। यानी इधर उत्तर पश्चिम से अगर आप दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ते जाते हैं तो आंधियों की संख्या में क्या आती है? कमी। तो सबसे ज्यादा प्रभावित तो आंधियों से कौन सा जिला? गंगानगर जिला। और न्यूनतम आंधियां जो है उनसे प्रभावित जिला कौन सा हो गया? आपके झालावाड़ जिला। यह आपका कौन सा जिला है? झालावाड़। कौन सा जिला है? झालावाड़। कौन सा जिला? झालावाड़ जिला। तो याद रखेंगे। और सबसे गर्म महीना कौन सा महीना हो गया? जून का महीना। मैंने बताया कि 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी बिल्कुल कहां पर पड़ती हैं? 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी कहां पड़ती हैं? कर्क रेखा पर। ये कर्क रेखा है। और जहां सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी वहां सूर्य की धूप सबसे ज्यादा मिलेगी, गर्मी ज्यादा मिलेगी, इसलिए गर्मी भी यानी वो इलाका सबसे गर्म होगा। तो राजस्थान में सबसे गर्म दिन जो है वो कौन सा है आपका? जून का। वो सबसे गर्म महीना कौन सा है? जून का महीना। और सबसे गर्म दिन की बात आती है तो आप किस पे टिक लगाओगे? 21 जून, क्योंकि इसी दिन सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती हैं कर्क रेखा पर। तो सबसे गर्म जो आपके दिन है वो 21 जून। तो सबसे गर्म महीना जून का महीना है। ये हम गर्मियों की बात कर रहे थे। जबकि सबसे ज्यादा आंधियों वाला जिला तो कौन सा? गंगानगर जिला। और सबसे ज्यादा तिरछापन सूर्य किरणों का बांसवाड़ा में, न्यूनतम तिरछापन गंगानगर में, और न्यूनतम आंधियों वाला जिला कौन सा है? झालावाड़ जिला। तो ये तो आपकी
ग्रीष्म ऋतु की हम विशेषताएं देख रहे थे। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, अगली हमारी ऋतु आती है कौन सी ऋतु? वर्षा ऋतु। तो हमने एक ऋतु के बारे में पढ़ा और वो कौन सी ऋतु थी आपकी? ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु के बारे में हमने ये देखा कि कब से कब तक इसका टाइम रहता है। तो हमने देखा कि राजस्थान में मार्च से लेकर और जून तक का टाइम कौन सी ऋतु का है? ग्रीष्म ऋतु का। गर्मियां इन्हीं महीनों में क्यों आती है? तो हमने ये देखा कि इन्हीं महीनों में सूर्य की किरणें या सूर्य लंबवत चमकता है। तो इन्हीं महीनों में सूर्य की जो किरणें हैं वो राजस्थान पे लंबवत पड़ती हैं, क्योंकि सूर्य कहाँ चमकता है? कर्क रेखा पर। तो ये ग्रीष्म काल का समय रहता है। कौन सा जिला गर्म रहता है, कौन से स्थान पर सबसे ज्यादा गर्मी रहती है, ये सारी। अब सेकंड हमारी ऋतु है, वो कौन सी ऋतु है? वर्षा ऋतु। तो सबसे पहली बात, वर्षा ऋतु का जो समय है राजस्थान में वो कब से कब तक माना जाता है? तो जून से सितंबर के बीच का जो समय है वो राजस्थान में किसका माना जाता है? वर्षा ऋतु का। अब राजस्थान के संदर्भ में हम वर्षा ऋतु को पढ़ेंगे तो हमें थोड़ा देश के संदर्भ में इसको देखना पड़ेगा। तो देखो, इन महीनों में वर्षा आने का क्या कारण है? क्योंकि इन महीनों में हमारे देश में वर्षा होती है, तो राजस्थान भी देश का ही भाग है। और ये वर्षा कहाँ से उठकर आती है, तो इसी की हम डिटेल के बारे में राजस्थान से रिलेटेड चर्चा करते हैं। तो देखो, हम इसकी चर्चा करते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये भारतीय भूभाग है। और इस भारतीय भूभाग में इस प्रकार से ये भारतीय भूभाग है। ये भारतीय भूभाग, ये भारतीय भूभाग। अब हम भारतीय भूभाग की बात कर रहे हैं। यहां पर राजस्थान की स्थिति, ये राजस्थान की स्थिति। राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम में है। अब हम ये देखते हैं विश्व के संदर्भ में अगर हम देखें तो देखो, हमने ये देखा ये भारतीय भूभाग है। और ये कर्क रेखा भारतीय भूभाग के मध्य से गुजर रही है। कर्क रेखा है 23.5 डिग्री नॉर्थ और ये 23.5 डिग्री साउथ। ये कर्क रेखा और ये मकर रेखा। अब हमने थोड़ी देर पहले ये चर्चा की कि 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी कहां पड़ती है? मकर रेखा पर। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें कहां रहती हैं? भूमध्य रेखा पर। और 21 जून को सूर्य की किरणें कहां चमकती हैं? कर्क रेखा पर। ये सूर्य की पोजीशन रहती है। अब मैंने बताया कि जहां सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी वहां गर्मियां ज्यादा होंगी, और जहां गर्मियां ज्यादा होंगी यानी तापमान अधिक होगा, वहां पर वायुदाब क्या होगा? न्यून होगा। तो आपको
किसी भी क्षेत्र विशेष में वर्षा ऋतु के बारे में अध्ययन करना है तो कुछ बिंदु याद रखने। तो कौन कौन से बिंदु याद रखने? पहला तापमान, दूसरा वायुदाब और तीसरा पवने। आपको अपने आप पता चल जाएगा कि वर्षा कहाँ होगी। तो जहां तापमान अधिक होगा वहां पर वायुदाब क्या होगा? न्यून होगा। वायुदाब का आपको पता चल गया कि इस क्षेत्र विशेष में वायुदाब क्या है? न्यून। तो हवाओं का अपने आप पता चल जाएगा। हवाएं हमेशा किधर से किधर की ओर बहती हैं? अधिक दाब से कम दाब की ओर चलती हैं। इन दोनों में विपरीत संबंध होता है। जहां तापमान ज्यादा होगा वायुदाब क्या होगा? कम होगा। तो हवाओं का अपने आप पता चल जाए। तो ये बिंदु आपको पता करने हैं। फिर वर्षा का अपने आप पता चल जाएगा। अगर हवाएं समुद्र से स्थल की ओर आ रही हैं, समुद्र से स्थल की ओर, तो आर्द्रता युक्त होंगी। और अगर स्थल से समुद्र की ओर, तो कैसी होंगी? शुष्क होंगी, क्योंकि नमी नहीं आएगी। समुद्र से आने वाली हवाओं में क्या होगी? नमी होगी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये बिंदु आपको ध्यान में रखना है। तो देखो, मैंने कहा 21 मार्च के बाद सूर्य उत्तरायण हो गया और 21 जून को बिल्कुल कर्क रेखा पे चमक रहा है। तो भारत में क्या रहती है? तेज गर्मी रहती है, यानी तापमान क्या रहता है? अधिक रहता है। तो वायुदाब क्या हो गया? न्यून हो गया। और न्यून वायुदाब इधर पश्चिमी थार रेगिस्तान में और इधर तिब्बत के पठार में रहता है। और इसके जस्ट विपरीत इसी समय, यानी कौन से समय? जून से सितंबर के बीच। तो जून के महीने में भारतीय क्षेत्र पर वायुदाब कम रहता है, यानी न्यून रहता है। कारण क्या है? क्योंकि तापमान क्या है? अधिक है। तापमान अधिक क्यों है? सूर्य की किरणें लंबवत पड़ रही हैं। तो जहां सूर्य की किरणें लंबवत होंगी, यानी जून के महीने में कहां पड़ रही हैं? कर्क रेखा पर, मतलब भारत से गुजरती है तो भारतीय भूभाग पर। तो सूर्य की किरणें लंबवत पड़ रही हैं तो तापमान क्या होगा? अधिक होगा। जहां तापमान अधिक होगा वहां वायुदाब क्या होगा? कम होगा। मैंने अभी एक्सप्लेन किया आपको। और वायुदाब कम है तो इसके जस्ट विपरीत इसी जून के महीने में दक्षिणी गोलार्ध में भारत के 3 और समुद्र है। इधर आपके अरब सागर, इधर बंगाल की खाड़ी। यहां कौन सा समुद्र है? अरब सागर। और यहां बंगाल की खाड़ी। और दक्षिणी भाग में कौन है? हिंद महासागर। तो 3 और भारत किससे घिरा हुआ है? समुद्र से घिरा हुआ है। ये हिंद महासागर। ये कौन सी खाड़ी है? बंगाल की खाड़ी। तो दक्षिणी भाग में दक्षिणी भाग में हिंद महासागर में एक द्वीप है। उस द्वीप का नाम क्या है? अफ्रीका महाद्वीप के नजदीक है। वैसे ये ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं आपकी गुजर रही हैं। तो अफ्रीका महाद्वीप के नजदीक एक द्वीप है और इस द्वीप का नाम क्या है? मेडागास्कर द्वीप। तो ये द्वीप कौन सा हो गया? मेडागास्कर द्वीप। मेडागास्कर द्वीप। मैंने कहा भारतीय भूभाग पे सूर्य की किरणें लंबवत है, तापमान अधिक है, वायुदाब कम है। तो इसके जस्ट विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरणें तिरछी और सूर्य की किरणें तिरछी तो तापमान कम। जहां तापमान कम होगा वहां पर वायुदाब क्या होगा? अधिक होगा, क्योंकि दोनों में विपरीत संबंध। एक को एक्सप्लेन कर लेते हैं। तापमान ज्यादा होगा तो हवा गर्म होगी, गर्म होगी तो प्रसार होगा, हल्की होकर ऊपर उठेगी। तो वहां वायुदाब की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी।
यानी वायुदाब न्यून हो जाएगा। तापमान, सूर्य की ने तिरछी, तापमान क्या होगा, कम होगा, तो वायु भारी होकर नीचे बैठेगी, तो वायुदाब क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो वायुदाब ज्यादा कहाँ है, दक्षिणी गोलार्ध में, मेडागास्कर द्वीप के नजदीक। कम कहाँ है, भारतीय भूभाग पे। तो हवाएं किधर से किधर और चलेंगी, तो मैंने अभी अभी आपको बताया, हवाएं अधिक वायुदाब से किधर की ओर बहती हैं, कम वायुदाब की ओर। तो समुद्र पर अधिक वायुदाब, भारतीय भूभाग पर न्यून वायुदाब, तो हवाएं दक्षिण से उत्तर की ओर चलने लगती हैं। और भूमध्य रेखा को पार करने के बाद फेरल के नियमानुसार, फेरल का जो नियम है वो क्या कहता है, फेरल के नियमानुसार फेरल ने कहा कि दक्षिणी गोलार्ध से आने वाली हवाएं, अगर आप जिधर से हवाएं आ रही हैं उधर की ओर मुंह करके खड़ा होते हैं, तो उत्तरी गोलार्ध में हवाएं आपके किधर मुड़ जाएंगी, दाहिनी ओर, और दक्षिणी गोलार्ध में किधर मुड़ जाएंगी, बाईं ओर। तो दक्षिण से आने वाली हवाएं भूमध्य रेखा को पार करने के बाद इधर से आ रही हैं, तो किधर मुड़ेंगी, उत्तरी गोलार्ध में हवाएं दाईं ओर, और दक्षिणी गोलार्ध में किधर मुड़ेंगी, बाईं ओर। तो हेरल क्या कहते हैं कि दक्षिणी गोलार्ध से आने वाली हवाएं भूमध्य रेखा को पार करने के बाद अपने, इधर इनकी दिशा है तो अपने दाईं ओर, तो ये दिशा कौन सी होगी, दाईं, तो दाईं ओर मुड़ेंगी ये हवाएं, इधर मुड़ेंगी दाईं ओर। और उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध की ओर आने वाली हवाएं भूमध्य रेखा को पार करने के बाद अपने किधर की ओर मुड़ेंगी, बाईं ओर, तो ये बाईं ओर होगी। ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो बायां भाग ये हो गया, नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो ये दायां भाग हो गया, तो किधर मुड़ेंगी, बाईं ओर। ये हवाओं के विक्षेप के बारे में किसने बताया, फेरल ने। तो उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपने दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं अपने बाईं ओर मुड़ जाती हैं। तो दक्षिणी गोलार्ध से आने वाली हवाएं भूमध्य रेखा को पार करने के बाद अपने किधर मुड़ेंगी, दाईं ओर, ऐसे आ रही हैं। तो ऐसे आ रही हैं तो इसका मतलब ये इधर मुड़ेंगी, ये भूमध्य रेखा है, तो इधर की ओर मुड़ेंगी, तो ये भारतीय भूभाग की ओर आगे बढ़ेंगी। तो भारतीय भूभाग में किधर से इन्होंने हवाओं ने प्रवेश किया, दक्षिण पश्चिम दिशा से। इसी वजह से हम भारत में गर्मियों के मानसून को, गर्मियों के मानसून को किस नाम से जानते हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से जानते हैं। दक्षिणी पश्चिमी मानसून बताओ क्यों नाम दिया हमने, क्योंकि हवाएं दक्षिण पश्चिम दिशा से भारत में प्रवेश कर रही हैं। अब भारत का दक्षिणी भाग प्रायद्वीपीय भाग है, तीन और पानी से घिरा हुआ नुकीला भाग है, तो यहां आकर के ये हवाएं जो ही आगे बढ़ती हैं, दक्षिण पश्चिम से किधर की ओर आगे बढ़ती हैं, उत्तर पूर्व की ओर आगे बढ़ती हैं। तो इन हवाओं को दो भागों में डिवाइड मान लेते हैं, एक जो अरब सागर के ऊपर से गुजर रही हैं, ऐसे उन्हें तो क्या बोल देते हैं, अरब सागर का मानसून, और दूसरी जो बंगाल की खाड़ी के ऊपर से गुजर रही हैं उन्हें क्या बोल देते हैं, बंगाल की खाड़ी का मानसून। तो केरल तट पर आकर ये सबसे पहले मानसून केरल तट में पहुंचता है, और केरल तट पर आकर ये दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून है, मैंने क्या नाम बताया इसका, दक्षिणी पश्चिमी मानसून, ये दो भागों में डिवाइड हो गया। दो कौन से भाग, अरब सागर का मानसून और दूसरा कौन सा हो गया, बंगाल की खाड़ी का मानसून। दो भागों में डिवाइड हो गया। अब अरब सागर वाली शाखा जो है वो आगे की ओर बढ़ती है, तो राजस्थान में इस प्रकार से अरावली पर्वतमाला है ये। तो अरावली पर्वतमाला अरब सागरीय मानसूनी हवाओं की क्या रहती है, समानांतर, और समानांतर होने की वजह से ये हवाएं बिना वर्षा के सीधी गुजर जाती हैं। हालांकि राजस्थान के दक्षिणी भागों में कुछ वर्षा करती हैं, जैसे सिरोही, इसके अलावा डूंगरपुर है,
इसके अलावा बांसवाड़ा है, क्योंकि ये जो भाग है यहाँ अरावली की ऊंचाई क्या है, ज्यादा है। तो इस वजह से दक्षिणी भागों को छोड़कर, राजस्थान के दक्षिणी भागों को छोड़कर ये अरब सागर की मानसूनी हवाएं अरावली के समानांतर सीधी गुजर जाती हैं और उत्तरी भाग में हिमालय पर्वत श्रृंखला है, तो ये हिमालय से जाकर सीधी टकराती हैं। और पंजाब का मैदान है, हिमाचल प्रदेश का धर्मशाला क्षेत्र है, वहां पर बड़ी मात्रा में क्या करती हैं, वर्षा करती हैं। तो ये तो हो गई कौन सी शाखा, अरब सागर की शाखा। भारतीय मानसून की उत्पत्ति कहां पर हुई, मेडागास्कर द्वीप के नजदीक। तो मेडागास्कर द्वीप कौन से समुद्र में है, हिंद महासागर में। तो यहां से और फिर भूमध्य रेखा को पार करके और इधर की ओर आई। और सबसे पहले ये जो मानसून है ये केरल तट पर आता है जून के पहले सप्ताह में, जून के पहले सप्ताह में। इसीलिए भारत में वर्षा ऋतु का समय कब से माना गया है, जून के महीने से। तो भारत का ही पार्ट कौन है, राजस्थान है। तो अरब सागरीय मानसून से राजस्थान में वर्षा कम हुई। अब बंगाल की खाड़ी वाली शाखा जो ही आगे बढ़ती है तो इधर बर्मा में यहाँ पे अराकोन श्रेणियां हैं, इसके अलावा इधर मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियां हैं और इधर की ओर नागा पहाड़ी है, लूसाई पहाड़ियां हैं। तो इस पहाड़ियों की कीपाकार आकृति में बंगाल की खाड़ी की मानसूनी शाखा पहुंचकर और फिर यहाँ विश्व की सर्वाधिक वर्षा करती है, खासी पहाड़ियों में है और जगह का नाम कौन सा है, मौसिनराम। ये विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है जो कहां पर है, मेघालय में। क्योंकि यहां घूम घूम के पहाड़ियों की कैसी संरचना बन गई, देखो कीप के आकार की। गारो, खासी, जयंतिया, नागा, लूसाई पहाड़ियां, तो इसमें फंस करके और फिर जो ही इधर बर्मा की श्रेणियां हैं, इधर से मानसून और टकरा करके वापिस मुड़ता है बंगाल की खाड़ी के ऊपर से गुजरते समय। इसमें क्या आती है, नमी आती है और फिर आगे बढ़ता है। तो राजस्थान में इस प्रकार से ये आगे बढ़ता जाता है तो नमी में कमी आती जाती है, लेकिन फिर भी ये हवाएं जो हैं ये आगे बढ़ती हैं तो अरावली इनके बिल्कुल सामने अवरोध के रूप में रहती है। तो ये अरावली से टकराती हैं, इसके सहारे ऊपर चढ़ती हैं। ऊंचाई के साथ तापमान में कमी आने से हवाओं का संघनन होता है और ये अरावली के पूर्वी भाग में बड़ी मात्रा में वर्षा करती हैं। जबकि नीचे उतरते समय, चढ़ते समय ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट आएगी तो हवाओं का संघनन होगा, वर्षा करेंगी। और पहाड़ी से नीचे उतरते समय ऊपर से नीचे आ रही है, तापमान में बढ़ोतरी होगी। ऊपर की ओर जाने पर कम होता है तो नीचे की ओर आने पर बढ़ेगा, तो तापमान में वृद्धि से हवाएं शुष्क हो जाएंगी। इसी वजह से थार का मरुस्थल अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश में स्थित है। तो वृष्टि छाया प्रदेश में स्थित होने की वजह से यहाँ वर्षा कम प्राप्त होती है। तो जो जो ये बंगाल की खाड़ी वाली हवाएं, जिनको आप क्या बोल सकते हो, पूर्वी हवाएं, या आप क्या बोल सकते हो इन्हें, पूर्वैया। राजस्थान में इनका स्थानीय नाम क्या है, पूर्वैया या पूर्वी हवाएं। यानी बंगाल की खाड़ी से आने वाली इन्हीं पूर्वी हवाओं को राजस्थान में स्थानीय भाषा में पूर्वाई कहते हैं या पूर्वैया कहते हैं। और ये मानसूनी हवाएं जो बंगाल की खाड़ी का मानसून आ रहा है, सबसे पहले राजस्थान में किस जिले में प्रवेश करता है, झालावाड़ में। तो दक्षिण पूर्व में झालावाड़ से प्रवेश करके उत्तर पश्चिम की ओर ये पूर्वैया हवाएं आगे की ओर बढ़ती हैं और दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर ये आगे बढ़ती हैं। तो वर्षा के औसत में आपके क्या आती जाती है, कमी आती जाती है। ये कई बार पूछते हैं, आपको याद रखना है। तो बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाएं क्या कहलाती हैं, पूर्वी हवाएं या पूर्वैया। किस दिशा में आगे बढ़ती हैं, ये दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर। तो वर्षा का औसत राजस्थान में किस दिशा में बढ़ता है, जो पूर्वी भाग में सबसे ज्यादा वर्षा होती है और जो ये उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ती हैं, वर्षा के औसत में क्या आती जाती है, कमी आती जाती है, क्योंकि ये हवाएं अपनी नमी को खोती जाती हैं। तो ये ध्यान में रखना है। तो राजस्थान में सबसे ज्यादा वर्षा कौन से मानसून से होती है, तो बंगाल की खाड़ी के मानसून से होती है। अरब सागर वाले ज्यादा ताकतवर है। सबसे पहले पहुंचा भी राजस्थान में कौन सा, अरब सागर वाला मानसून।
लेकिन वर्षा ज्यादा किससे होती है? बंगाल की खाड़ी के मानसून, क्योंकि अरब सागर वाली हवाएं अरावली के समानांतर यानी अरावली हवाओं के समानांतर स्थित है, तो सीधी गुजर जाती हैं। दूसरा, थार के मरुस्थल में तापमान ज्यादा रहते हैं, तो हवाओं का संघनन नहीं हो पाता, ये और ज्यादा शुष्क हो जाती हैं। तो इन रीजन की वजह से अरब सागर वाला मानसून बंगाल की खाड़ी से ज्यादा शक्तिशाली है, पहले भी आता है, लेकिन वर्षा ज्यादा कौन सा करता है? बंगाल की खाड़ी का मानसून। और इसके अलावा हम बात करते हैं, तो देखो यही बात कर रहे थे हम। मैंने बताया कि राजस्थान में जो वर्षा ऋतु की हम बात कर रहे थे, तो देखो जून से सितंबर के बीच का समय कौन सा रहता है राजस्थान में? वर्षा ऋतु का। मैंने बताया अभी अभी कि राजस्थान में जून के महीने में ही हम बात करते हैं, तो मानसून का क्या होता है? आगमन होता है, मानसून आगमन। और मानसून कौन सा आता है जून के महीने में? अभी अभी मैंने बताया, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। कौन सा मानसून? दक्षिणी पश्चिमी मानसून। इसी मानसून की दो शाखाएं, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की शाखा। तो जून से सितंबर का समय वर्षा ऋतु का समय है, क्योंकि जून से मानसून का क्या होता है? आगमन होता है। जून के पहले वीक में प्रथम सप्ताह मानसून कहां पहुंचता है? केरल में, यानी केरल तट पर। और राज्य में वर्षा की हम बात करते हैं तो कौन से मानसून से? दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। इसी मानसून की दो शाखाएं हैं, मैंने बताई, अरब सागर की शाखा, अरब सागरीय शाखा, और दूसरी कौन सी? बंगाल की खाड़ी की शाखा। ये बंगाल की खाड़ी, और ये कौन सा? अरब सागर। ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून, ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून। इसी की दो ब्रांच, ये बंगाल की खाड़ी की शाखा और ये कौन सी? अरब सागरीय शाखा। तो एक शब्द में दक्षिणी पश्चिमी मानसून, इसी की दो ब्रांच, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। ये अरब सागर वाली शाखा राजस्थान में अरावली के समानांतर सीधी गुजर रही है, और ये बंगाल की खाड़ी की शाखा जो हिमालय की पहाड़ियों से टकराकर और फिर राजस्थान की ओर आ रही है। इसकी उत्पत्ति के बारे में मैंने बताया कि जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है उसकी उत्पत्ति कहाँ होती है? तो हिंद महासागर में। कौन से द्वीप के पास होती है? मेडागास्कर द्वीप के पास। ये अफ्रीका महाद्वीप के नजदीक है, ये हिंद महासागर में है, क्योंकि यहाँ पर हिंद महासागर में वायुदाब क्या रहता है? अधिक रहता है। तो यहाँ मेडागास्कर द्वीप के पास इसकी उत्पत्ति होती है। फिर मैंने बताया, ये मैंने एक्सप्लेन किया ही। उसके बाद में देखो, केरल तट पर आकर, जो केरल का तट है वहां पर आकर, और ये मानसून जो है ये कितने भागों में बट गया? दो भागों में। तो केरल तट पर आकर, ये केरल का तट है, केरल का तट। तो केरल तट पर आकर मानसून कौन सा मानसून? दक्षिणी पश्चिमी मानसून। कितने भागों में बट गया? दो भागों में। ये कौन सा? अरब सागर का मानसून। और ये कौन सा? बंगाल की खाड़ी का मानसून। तो दो ब्रांच हो गई इसकी, पहला अरब सागर का और दूसरा बंगाल की खाड़ी का। ये दोनों किस मानसून की ब्रांच हैं? ये हैं दक्षिणी पश्चिमी मानसून। अरब सागर का मानसून के बारे में मैंने बताया कि राजस्थान में ये अरावली पर्वतमाला है, तो इसके सीधी समानांतर ये हवाएं गुजर जाती हैं ऐसे, और जाकर किससे टकराती हैं? हिमालय से। और कहां वर्षा करती हैं? हिमाचल प्रदेश। तो अरब सागर के मानसून से राजस्थान में वर्षा कम होती है। क्यों होती है? इसका कारण क्या है? अरावली।
पर्वतमाला का इनके समानांतर स्थित होना। अब उसके बाद अरावली इन हवाओं की क्या है, समानांतर है, तो ये सीधी गुजर गई। केवल दक्षिणी भागों में कुछ वर्षा होती है, क्योंकि यहाँ अरावली की ऊंचाई ज्यादा है, गुरु शिखर जैसी चोटियां हैं। ये राजस्थान में दक्षिणी अरावली का सबसे ज्यादा ऊंचा भाग है, तो ऊंचाई अधिक होने के कारण यहाँ कुछ वर्षा अरब सागरीय मानसून से हो जाती है, तो ऊंचाई के कारण। बाकी राजस्थान में वर्षा नहीं हो पाती, किससे, अरब सागरीय मानसूनी शाखा से, क्योंकि अरावली इनके क्या है, समानांतर है। कौन से मानसूनी हवाओं के, अरब सागरीय मानसूनी हवाओं की। अब उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं बंगाल की खाड़ी की मानसूनी शाखा। मैंने अभी आपको बताया ही कि बंगाल की खाड़ी की मानसूनी शाखा की हम बात करते हैं तो ये कौन सी शाखा है, बंगाल की खाड़ी की मानसूनी शाखा। ये इस प्रकार से ये राजस्थान है, ये हिमालय से टकराकर इधर की ओर आती है पहाड़ियों से। और फिर राजस्थान की अपन बात करते हैं तो ये अरावली है, झालावाड़ जिले में इनका प्रवेश होता है। सबसे पहले झालावाड़ जिले में प्रवेश करती, और इन हवाओं को किस नाम से जानते हैं, ये कई बार प्रश्न पूछते हैं। पूर्वी हवाएं, या इनको राजस्थान में लोकल भाषा में किस नाम से जानते हैं, पुरवैया, क्योंकि पूर्व दिशा से आ रही है राजस्थान में। और कहां से आने वाली हवाएं हैं, बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाएं। ये आगे बढ़ती हैं तो झालावाड़ जिले से प्रवेश कर आगे की ओर बढ़ती हैं। अरावली इनके सामने है तो बड़ी मात्रा में वर्षा करती हैं। और पश्चिमी रेगिस्तानी प्रदेश इन हवाओं के किस में आता है, वृष्टि छाया प्रदेश में आता है, तो यहाँ वर्षा कम हो पाती है। इसीलिए पश्चिमी रेगिस्तानी भाग वर्षा कम प्राप्त करता है। अब देखो प्रश्न कई बार पूछते हैं, आपको ध्यान में रखना है, ये अरावली है, ये अरावली श्रृंखला, इधर से बंगाल की खाड़ी की मानसूनी हवाएं आई, तो राजस्थान में प्रश्न आए वर्षा का औसत बढ़ता है, तो पूर्वी भाग में वर्षा क्या होती है, अधिक होती है, और इधर आगे बढ़ते हो तो वर्षा कम होती जाती है। कम होती जाती है, तो वर्षा का औसत किधर से किधर बढ़ता है और किधर से किधर घटता है, तो इधर वर्षा कम और इधर वर्षा ज्यादा। तो अगर आप उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ते हो तो वर्षा का औसत भी बढ़ता है। तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर, ये आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। वर्षा का औसत क्या होता है, बढ़ता है, तो ध्यान में रखेंगे। और मानसून पूर्वी हवाओं वाला इस दिशा में आगे बढ़ता है, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम, तो ये ध्यान में रखेंगे। तो बंगाल खाड़ी का झालावाड़ में प्रवेश करता है मैंने कहा, और जो ही आगे बढ़ता है वर्षा का औसत घटता है। वर्षा का औसत घटता जाता है और कम वर्षा प्राप्त करता है। कौन सा भाग, ये अरावली का पश्चिमी भाग, तो ये ध्यान में रखेंगे। और इन पूर्व से आने वाली हवाओं को किस नाम से जानते हैं बताओ, पूर्वैया या पूर्वाई के नाम से जानते हैं, जबकि इन्हें हम पूर्वी हवाएं भी बोल सकते हैं, तो पूर्व दिशा से आ रही है। तो राजस्थान में सबसे ज्यादा वर्षा किससे हुई, बंगाल की खाड़ी के मानसून, तो आप ध्यान में रखेंगे। अब उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं, तो वर्षा से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। राजस्थान में न्यूनतम वर्षा वाला जो जिला है, यानी सबसे कम वर्षा का जो औसत है वो किस जिले में रहता है, तो आपका जैसलमेर जिला।
तो आप याद रखेंगे औसत वर्षा के दिन कितने रहते हैं? 5। तो सबसे कम वर्षा वाला जिला आपका कौन सा हो गया? जैसलमेर, याद रखेंगे। और सबसे कम वर्षा वाला जो स्थान है वो भी जैसलमेर में ही है, कौन सा है? सम है। तो सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा हो गया? सम, जैसलमेर। और सबसे ज्यादा वर्षा वाला जिला भी कौन सा? सबसे ज्यादा वर्षा वाला जिला कौन सा? तो आपका कौन सा? झालावाड़। और सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा? तो जैसलमेर। सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान माउंट आबू, और माउंट आबू कहां पर है? सिरोही में। तो सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान माउंट आबू सिरोही, क्योंकि ऊंचाई ज्यादा होने की वजह से हवाओं का संघनन हो जाता है, हवाएं टकरा करके ऊपर चढ़ती है तो संघनन ज्यादा होता है, तो यहाँ वर्षा ज्यादा होती है। तो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू सिरोही, तो न्यूनतम वर्षा वाला स्थान जैसलमेर में कौन सा? सम। फिर हम बात कर रहे हैं सबसे ज्यादा वर्षा वाला जिला, तो आपका कौन सा? झालावाड़। तो न्यूनतम वर्षा वाला जिला कौन सा? जैसलमेर। तो स्थान भी न्यूनतम जैसलमेर में ही, कौन सा? सम। और जिला स्तर पे भी सबसे कम वर्षा कहां? जैसलमेर, 5 दिन रहते हैं औसत। सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान माउंट आबू सिरोही, तो सबसे ज्यादा वर्षा वाला जिला कौन सा? झालावाड़। औसत वर्षा के दिन कितने रहते हैं? 40 दिन। तो सबसे ज्यादा वर्षा वाला संभाग अगर बात करते हैं तो कौन सा संभाग आता है? कोटा। ये कोटा संभाग, ये सबसे ज्यादा वर्षा वाला क्या है? संभाग। और न्यूनतम वर्षा वाला संभाग अपन बात करते हैं तो वो आपका कौन सा आ जाता है? ये जोधपुर संभाग आ जाता है। ये न्यूनतम वर्षा वाला क्या है? संभाग है। कौन सा? जोधपुर संभाग। तो ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि मैंने बताया कि पूर्वी हवाएं बंगाल की खाड़ी वाला मानसून इसी दिशा में आगे बढ़ता है। तो पूर्वी भाग में या दक्षिणी पूर्वी भाग में सबसे ज्यादा वर्षा करता है, फिर जो ही आगे उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ता है तो आपकी वर्षा का औसत क्या होता जाता है? कम होता जाता है। तो दक्षिणी पूर्वी भाग सबसे ज्यादा वर्षा प्राप्त करता है, इसी वजह से सर्वाधिक वर्षा वाला संभाग कौन सा? कोटा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, ये वर्षा ऋतु की महत्वपूर्ण डिटेल हुई। अब हम चर्चा करते हैं शीत ऋतु की। तो शीत ऋतु की हम चर्चा करें तो देखो, सबसे पहली बात, सर्दियों का टाइम राजस्थान में कब से कब तक रहता है? तो राजस्थान में शीत ऋतु के समय की हम बात करते हैं तो कब से कब तक के समय को शीत ऋतु का समय माना गया है? तो देखो, सितंबर से बाद का समय, सितंबर से बाद का समय राजस्थान में हल्की हल्की शीत ऋतु का समय माना जाता है। लेकिन जो ज्यादातर जो अपने शीत ऋतु का समय है वो राजस्थान में कब से माना जाता है? दिसंबर से। और कब तक रहता है ये? फरवरी तक। तो दिसंबर से फरवरी तक का जो समय है वो हमारे क्या माना जाता है? शीत ऋतु का समय। हाँ, सितंबर तक बरसात का समय है, उसके बाद अक्टूबर और नवंबर, ये महीने राजस्थान में किसके माने जाते हैं? लौटते हुए मानसून के महीने माने जाते हैं। महीने क्यों लौटते हुए मानसून के महीने अक्टूबर और नवंबर को क्यों कहते हैं? क्योंकि मैंने बताया कि अक्टूबर नवंबर महीनों में ये भारतीय भूभाग है, ये कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। ये कौन सी रेखा है? मकर रेखा। 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये 23.5 डिग्री साउथ। तो 21 जून को यहां सूर्य की ने सीधी और 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य की ने सीधी। तो यहां तापमान ज्यादा था। अब देखो, अक्टूबर और नवंबर के महीनों में सूर्य की स्थिति किधर होगी? दक्षिणायन। तो 23 सितंबर को सूर्य कहां सीधा चमक रहा है? भूमध्य रेखा पर। सितंबर के बाद अक्टूबर नवंबर में भूमध्य रेखा से दक्षिणायन होगी सूर्य की स्थिति। तो तापमान यहां पे ज्यादा हो गया दक्षिणी गोलार्ध में, और इधर तापमान कम हो गया। तापमान कम हो गया तो वायुदाब क्या हो गया? अधिक हो गया।
वायुदाब अधिक, और इधर वायुदाब कम। तो हवाएं किधर से किधर की ओर चलें, क्योंकि तापमान ज्यादा है तो वायुदाब कम है, हवाएं अधिक वायुदाब से कम वायुदाब की ओर। और भारतीय भूभाग से किधर की ओर बहने लगेंगी, दक्षिण की ओर बहने लगेंगे, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, लौटता हुआ मानसून। तो बताओ, लौटते हुए मानसून का जो समय है वो कौन से महीने माने गए हैं, तो अक्टूबर और नवंबर महीनों को किस नाम से जानते हैं, लौटते हुए मानसून के नाम से जानते हैं, या इन्हें हम यूं भी बोल सकते हैं, मानसून का प्रत्यावर्तन काल। मानसून का प्रत्यावर्तन काल, ये भी हम इनको बोल सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं शीत ऋतु। तो नवंबर के बाद आपके कौन सी ऋतु का समय आ गया, शीत ऋतु का समय। तो शीत ऋतु जो है ना, मैंने कहा ये आप इमेज में देख सकते हो, अक्टूबर और नवंबर महीने कौन से माने गए, लौटते हुए मानसून के महीने, कई बार पूछते भी हैं, अक्टूबर और नवंबर के महीने, या इन्हें आप क्या बोल सकते हो, मानसून का प्रत्यावर्तन काल भी बोल सकते हो, ठीक है ना। तो ये अक्टूबर, मोस्टली अक्टूबर और नवंबर महीने, लेकिन अपन दिसंबर तक मान सकते हैं। अब देखो ये शीत ऋतु, दिसंबर से अपने कौन सी ऋतु चालू हो गई, शीत ऋतु। क्यों, क्योंकि 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ रही हैं, तो यहां तापमान ज्यादा है और भारतीय भूभाग पे सूर्य की किरणें तिरछी पड़ रही हैं। तो सूर्य की किरणें तिरछी पड़ने के कारण तापमान क्या है, कम है, यहां कम है। तो भारत में कौन सा सीजन हो गया, सर्दियों का। तो राजस्थान में भी भयंकर क्या रहती हैं, सर्दियां रहती हैं, क्योंकि सूर्य किधर चमक रहा है, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर चमक रहा है। तो दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी और भारतीय भूभाग में सूर्य की किरणों के तिरछेपन के कारण क्या रहती है, सर्दी रहती है। तो शीत ऋतु का समय, अब देखो ये शीत ऋतु का जो समय है इसकी हम बात करते हैं। तो इसमें हमारे सर्दियों में पश्चिमी विक्षोभों से बरसात होती है, और ये जो बरसात होती है इसे हम किस नाम से जानते हैं, माउट के नाम से जानते हैं। तो इस माउट के बारे में 4-5 टाइप के प्रश्न बनते हैं, तो वो आपको देखना है। तो देखो शीतकाल में क्या होता है, जो आपको मैप में कुछ दिखाई दे रहा है, यहाँ अफ्रीका महाद्वीप के ऊपर भूमध्य सागर है, इस भूमध्य सागर में चक्रवात उठते हैं, और ये चक्रवात इधर पूर्व की ओर गति करते हैं, पूर्व की ओर आगे बढ़ते हैं। तो इराक है, तुर्की है, ईरान है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से होते हुए भारतीय भूभाग में पहुंचते हैं। और ये जो चक्रवात है इनको लेकर कौन आता है, तो इन्हीं की हम चर्चा कर लेते हैं। तो ये भारतीय भूभाग है, और इधर की ओर हम बात करते हैं तो ये अफ्रीका महाद्वीप है, और यहां कौन है, भूमध्य सागर। शीतकाल में यानी दिसंबर, जनवरी, फरवरी के महीनों में यहां चक्रवात उठते हैं, और ये चक्रवात जेट स्ट्रीम के प्रभाव से, देखो जेट स्ट्रीम, ऊपरी जो क्षोमंडल है, जो वायुमंडल की परतें हैं उनमें सबसे निचली परत क्षोमंडल है, जिसे दो भागों में हमने बांट दिया, 6 से 6 किलोमीटर तक का एरिया निचला क्षोमंडल और 6 किलोमीटर से ऊपर का एरिया ऊपरी क्षोमंडल। तो जो निचला क्षोमंडल है उसमें तो वायुमंडलीय गैसों का दबाव ज्यादा है, और ऊपरी क्षोमंडल में एक तेज गति की हवा चलती है, यानी 612 किलोमीटर की ऊंचाई पर। तो 6 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक तेज गति की हवा चलती है, और उस तेज गति की हवा को किस नाम से जानते हैं, जेट स्ट्रीम। दो प्रकार की मानी गई है, एक पूर्व से पश्चिम और दूसरी है पश्चिम से पूर्व। इसकी तो विशेष समय उत्पत्ति होती है, लेकिन ये चलती ही रहती है। तो इस समय जेट स्ट्रीम बहती है। भारतीय मानसून की उत्पत्ति या भारतीय मानसून आता है पूर्वी जेट स्ट्रीम के कारण, लेकिन शीतकाल में जो जेट स्ट्रीम चलती है वो कौन सी चलती है, पश्चिमी जेट स्ट्रीम। कौन सी, पश्चिमी। ये पश्चिम से किधर की ओर चलती है, पूर्व की ओर।
तो इधर से जेट स्ट्रीम आगे चलती है। तो इस जेट स्ट्रीम के आगे ये जो चक्रवात है ये आगे हो लेते हैं। तो जेट स्ट्रीम जो पश्चिमी जेट स्ट्रीम बह रही है, ये पश्चिमी जेट स्ट्रीम इन चक्रवातों को पूर्व की तरफ धकेलती है। तो ये तुर्की, इराक, ईरान होते हुए और फिर ये भारतीय भूभाग में आते हैं और ये हिमालय से टकराते हैं। किससे टकराते हैं? हिमालय से। तो हिमालय से टकराने के बाद इनकी एक ब्रांच तिब्बत से होकर के आगे बढ़ जाती है। तो वो कहां पर वर्षा करती है? आपके तिब्बत में वर्षा करती है इनकी, इन चक्रवातों की। और एक जो है वो हिमालय के सहारे सारे भारत के उत्तर के विशाल मैदान में वर्षा करती है। तो इन्हीं से राजस्थान में भी वर्षा होती है। तो आप ध्यान में रखेंगे, इनके बारे में प्रश्न पूछते हैं। पहले टाइप का, जो शीतकाल में वर्षा होती है राजस्थान में, वो किसके कारण होती है? तो पश्चिमी विक्षोभों के कारण, मतलब भारत के पश्चिम दिशा से उठकर आने वाले जो चक्रवात हैं उनकी वजह से होती है। तो पश्चिमी विक्षोभ आप नाम याद रखोगे, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो भारत के पश्चिम दिशा से आने वाले चक्रवातों से होती है, जिन्हें क्या बोलेंगे? पश्चिमी विक्षोभ। भारत में किस दिशा से प्रवेश करते हैं पश्चिमी विक्षोभ? तो उत्तर पश्चिम दिशा से प्रवेश करते हैं। तो कहां से प्रवेश करते हैं? उत्तर पश्चिम दिशा से। तो किस दिशा से आती है ये हवाएं? उत्तर पश्चिम दिशा से। तो इनको उत्तर पश्चिमी हवाएं भी बोल देते हैं। तो हवाओं का भी प्रश्न पूछता है। तो पहला प्रश्न, शीतकालीन वर्षा किससे होती है? पश्चिमी विक्षोभों से। दूसरा, किस दिशा से आती है ये वर्षा? तो ये चक्रवात उत्तर पश्चिम से राजस्थान में प्रवेश करते हैं, तो उत्तर पश्चिमी हवाओं से। फिर अगला आता है, ये चक्रवात कहां से उठकर आते हैं? तो ये आपका भूमध्य सागर है, अफ्रीका महाद्वीप के ऊपर। तो भूमध्य सागर से उठकर आते हैं। तो कितने प्रश्न बन गए आपके? 3 प्रश्न बन गए। भूमध्य सागरीय चक्रवातों से होती है। उसके बाद में अगला है, इस वर्षा को राजस्थान में किस नाम से जानते हैं? तो चौथा प्रश्न आपका ये बन गया, मावठ या महावठ के नाम से जानते हैं। महावठ के नाम से जानते हैं। इसे गोल्डन रोब भी कहते हैं, यानी स्वर्णिम जो बूंदे हैं उनके नाम से भी जानते हैं। ये कौन सी फसलों के लिए लाभदायक रहती है? तो अगला प्रश्न आपका 5वां बन गया, इस समय जो फसलें बोए रखते हैं शीतकाल में, वो गेहूं, सरसों, चना, उनके लिए क्या रहती है? लाभदायक रहती है। और ये फसलें किस में आती हैं? रबी की फसलों में। तो अगला प्रश्न, छठा प्रश्न बनता है, राजस्थान में जो शीतकालीन वर्षा होती है जिसे हम मावठ कहते हैं, ये रबी की फसलों के लाभदायक होती है। ये किसके प्रभाव से राजस्थान की तरफ आती है, यानी भारत की तरफ ये वर्षा बढ़कर आती है? तो मैंने नाम बताया, जेट स्ट्रीम के प्रभाव से आती है। और कौन सी जेट स्ट्रीम? पश्चिमी जेट स्ट्रीम के प्रभाव से ये राजस्थान की तरफ आती है। तो ये 6 प्रश्न बने इस मुख्यतः किससे? शीत ऋतु से संबंधित। तो शीत ऋतु का समय मैंने बताया, तो शीत ऋतु से संबंधित मुख्यतः कितने प्रश्न बने आपके? 6 प्रश्न। समय दिसंबर से और फरवरी तक का, तो ये आपको ध्यान में रखना। अब अपन शीत ऋतु की कुछ मुख्य विशेषताएं देख लेते हैं। मैंने कहा दिसंबर से फरवरी तक का समय किसका? शीत ऋतु का। अक्टूबर नवंबर महीने कौन से थे? अक्टूबर नवंबर महीने लौटते हुए मानसून के महीने, मानसून के महीने। और दिसंबर से फरवरी तक शीत ऋतु का समय। वर्षा होती है उसे क्या नाम देते हैं? मावठ, शीतकालीन वर्षा। तापमान में भारी गिरावट रहती है क्योंकि सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में चमक रहा है, उत्तरी गोलार्ध में भारतीय भूभाग पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ रही हैं, तो तापमान काफी कम रहता है। और बर्फबारी होती है जिसे हम क्या कहते हैं? पाला पड़ना। कभी कभी बर्फ जमती है, पाला पड़ना कहते हैं। सबसे ठंडा जिला इस ऋतु में राजस्थान का कौन सा रहता है? चूरू जिला। ये कौन सा जिला है? चूरू। ये सबसे ठंडा जिला रहता है। तो सबसे ठंडा स्थान राजस्थान में कौन सा रहता है? माउंट आबू, क्योंकि ऊंचाई पर है, ऊंचाई के साथ तापमान में कमी आती है। तो माउंट आबू के कई प्रश्न बन गए। सबसे ठंडा स्थान भी है और सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान भी है। कौन सा? माउंट आबू। तो ऊंचाई की वजह से सबसे ठंडा स्थान रहता है। तो सबसे ठंडा जिला चूरू, सबसे ठंडा स्थान माउंट आबू, ये मैंने आपको बताया। सबसे गर्म जिला भी कौन सा बताया? चूरू। तो
ये सारे हमने आज पढ़े। तो हमने राजस्थान में जलवायु के हिसाब से ऋतुएं पढ़ी। क्या पढ़ी हमने? ऋतुएं पढ़ी। कितने भागों में बांट करके पढ़ा? 3 भागों में। ग्रीष्म, वर्षा और अगली कौन सी? शीत ऋतु। 3 मोटी ऋतुएं राजस्थान में पाई जाती हैं। प्रत्येक की हमने विशेषता देखी। अब हम अगली क्लास में राजस्थान के जलवायु प्रदेशों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो मैं आशा करता हूं जलवायु प्रदेशों में सामान्यतः राजस्थान को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा जाता है? विदेशी भूगोलवेताओं के अनुसार अगर हम देखें तो राजस्थान में कौन कौन से जलवायु प्रदेश बनते हैं? विदेशी भूगोलवेताओं में हम कोपेन का, थॉर्नथवेट का और टिवार्था का जलवायु वर्गीकरण देखेंगे, जो काफी महत्वपूर्ण बिंदु है। उसको हम काफी इजी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो ये सारे यानी राजस्थान के जलवायु प्रदेश सामान्यतः और विदेशी भूगोलवेताओं के अनुसार, यानी कोपेन, थॉर्नथवेट और टिवार्था के अनुसार, ये हम अगले वीडियो में चर्चा करते हैं। और टिवार्था के अनुसार ये सारी हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो मैं आशा करता हूं अब तक हमने जो राजस्थान में विभिन्न ऋतुओं की विशेषताएं देखी आपके जरूर समझ में आया होगा। तो धन्यवाद सभी को। जय हिंद, जय भारत।